बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है कॉलरेज यानी जो एस.टी. कॉलरेज है, सैमुअल टेलर कॉलरेज, ओरिएंटलिस्ट व्यू ऑफ मोहम्मद विद एग्जांपल्स। ये मोहम्मद वर्ड ये ओल्ड लिटरेचर में मोहम्मद को इस तरह लिखा जाता था। और ओरिएंटलिस्ट व्यू क्या थे एस.टी. कॉलरेज के, इस्लाम से रिलेटेड या मोहम्मद की ज़िंदगी से रिलेटेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड। सो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिएंटलिस्ट व्यू को कि ओरिएंटलिस्ट व्यू है क्या। देखो, ओरिएंटलिज्म रेफर्स टू a historical and cultural framework that emerged in the Western world, particularly in Europe during the 18th and 19th centuries। कहते हैं कि ओरिएंटलिज्म या ओरिएंटलिस्ट किस चीज़ को रेफ़र करता है, हिस्टोरिकल और कल्चरल फ्रेमवर्क को। किसने, यानी जो हिस्ट्री या जो कल्चर है डिफ़ाइन करना था वेस्टर्न लोगों ने। कब की? 18th और 19th सेंचुरी की। जो कल्चरल या हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क था उसको जो यूरोप के राइटर्स थे किस तरह इंटरप्रेट करते थे। अब कौन से इलाकों को इंटरप्रेट करना या किन किन राइटर्स के वर्क को इंटरप्रेट करना, किन किन लोगों को इंटरप्रेट करना, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईस्ट। यानी जो ईस्ट के लोग हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करना, उनको स्टडी करना, उनके बारे में लिखना। 18th और 19th सेंचुरी में जब उनके बारे में लिखा जाता था उस चीज़ को हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं या ओरिएंटलिज्म कहते हैं। इट मीन्स इसमें क्या था कि ये जो यूरोप के राइटर्स थे यानी जो वेस्ट के राइटर्स थे, वेस्टर्न राइटर्स थे, वो जब ईस्ट के बारे में लिखते थे, ईस्ट से मुराद यानी ईस्ट की इंटरप्रिटेशन करते थे कि ईस्ट के लोग ऐसे हैं, ईस्ट के राइटर्स ऐसे हैं, या ईस्ट के जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड है, उनको हम सिविलाइज बनाने आए हैं। तो ये उनके व्यूज़ होते थे। इसको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट व्यू। फिर जैसे यहाँ पे कुछ जो ब्रियाज़म है वो मेंशन किए गए हैं, जैसे मिडल ईस्ट हो गया, ठीक है, एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया। अब ये क्या था, ये ऐसे ममालिक या ऐसे ब्रियाज़म थे जिस पे इन्होंने हुकूमत करनी थी यानी हुकूमत की है। उस वक्त ये यहाँ पे विराजमान थे। इट मीन्स यहाँ पे इनकी हुकूमत थी। एशिया में किसकी हुकूमत थी? ओबियसली वेस्ट की हुकूमत थी, यूरोप लोगों की हुकूमत थी। तो उनके व्यूज़ एशियन लोगों के बारे में, अफ्रीकन लोगों के बारे में, उसको हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं। बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स एंड थिंकर्स। जैसे यहाँ पे 4 वर्ड्स मेंशन है, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स एंड थिंकर्स। इन चारों के जो व्यूज़ हैं ईस्ट के बारे में, एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिज्म कहते हैं। कि इन 4 लोगों ने, यानी जो स्कॉलर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे और जो थिंकर्स थे, वो ईस्ट के बारे में किस तरह लिखते थे, ईस्ट को कैसे अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट करते थे। ईस्ट को हमेशा इन्होंने इन्फीरियर शो किया है, कभी भी सुपीरियर शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये राइटर्स, ये जो थिंकर्स, ये जो आर्टिस्ट या जो स्कॉलर्स थे, ये ऑब्वियसली वेस्ट से थे और हमेशा इन्होंने वेस्ट को सुपीरियर और ईस्ट को जो है इन्फीरियर शो किया है। खैर, यहाँ तक आई होप आपको ओरिएंटलिस्ट व्यू या ओरिएंटलिज्म की समझ आ गई होगी। ओरिएंटलिज्म ऑफन कैरिड विद इट अ सेट ऑफ स्टेरियोटाइप्स, बायसेस एंड assumptions अबाउट ईस्टर्न कल्चर्स एंड पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओरिएंटलिज्म हमेशा क्या है, इसमें हमेशा जो है एक तआसुब यानी स्टेरियोटाइप्स जो व्यूज़ होते हैं, बायसेस और assumptions ईस्टर्न कल्चर के बारे में देखने को मिलेगा। इसकी एग्जांपल से आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। स्टेरियोटाइप्स, ओरिएंटलिज्म frequently involved the propagation of stereotypes about Eastern cultures. For instance, it often portrayed the East as exotic, mysterious, and sensual, emphasizing harem scenes, opulence, and decadence in depictions of Middle Eastern and Asian societies. अब यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है? सबसे पहला वर्ड जो है स्टेरियोटाइप यूज़ हुआ है। कहते हैं कि जो ईस्ट के लोग हैं, यानी सॉरी जो वेस्ट के लोग थे, जो वेस्ट के राइटर्स थे, उन्होंने हमेशा ईस्ट को किस तरह रिप्रेजेंट किया? एग्जॉटिक, मिस्टीरियस और सेंसेशुअल जो है लाइक रिप्रेजेंट किया है अपने वर्क्स में। कि ईस्ट जो है वो एग्जॉटिक है,
ईस्ट जो है वो मिस्टीरियस है, ईस्ट के लोग मिस्टीरियस है, ईस्ट जो है एग्जॉटिक है, ईस्ट के लोग एग्जॉटिक है। तो ये जो था कौन कहते थे? वेस्ट के लोग। दूसरा है कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म को आपको पता है, जो यहाँ पे कॉलोनीज़ बनी थी यानी एशिया में, अफ्रीका में। ड्यूरिंग द era of colonialism and imperialism, Orientalist ideas were used to justify Western dominance over Eastern territories. तो इसमें क्या था? ऑब्वियसली इसमें भी जो ओरिएंटलिस्ट आइडियाज़ थे, यानी जो ओरिएंटलिस्ट क्या शो करते थे, वो ये शो करते थे कि भाई हमारी डोमिनेंसी जो है वो बिल्कुल सही है। वेस्ट के लोग क्या कहते थे, यानी जो वेस्ट को राइटर्स, थिंकर्स, स्कॉलर्स, फ़िलासफ़र्स, वो ये कहते थे कि हमारी जो डोमिनेंसी है ईस्ट पे, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल वुमेन राइट्स की वायलेशन नहीं होती। वेस्टर्न पावर्स क्लेम टू हैव अ सिविलाइजिंग मिशन इन द ईस्ट। और इनका क्या क्लेम था? ये क्लेम करते थे कि भाई हमारा मकसद, हमारा मिशन क्या है? ईस्ट को सिविलाइज बनाना। पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज मोर एडवांस्ड एंड इनलाइटेंड, ताकि हम उनको मोर एडवांस कर सके और इनको इनलाइटन कर सके, यानी इनको आगाही दे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। वाइल करेक्टराइजिंग ईस्टर्न सोसाइटीज़ एज बैकवर्ड इन नीड ऑफ वेस्टर्न गाइडेंस एंड कंट्रोल। लेकिन इनका हमेशा मकसद क्या था कि ईस्ट को जो है बैकवर्ड शो करना और वेस्ट को जो है हमेशा ईस्ट पे कंट्रोल हासिल करना। ये इनका एक मोटो था। ठीक है, अब यहाँ से जो है, जो हमारा रियल टॉपिक है उसकी शुरुआत होती है। सैमुअल टेलर कोलरिज डिड एक्सप्रेस सम ओरिएंटलिस्ट व्यूज़ इन हिज राइटिंग्स इंक्लूडिंग द थॉट्स ऑफ इस्लाम एंड द फिगर्स ऑफ मोहम्मद। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, मोहम्मद, ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में मोहम्मद को ऐसे, मतलब मोहम्मद वर्ड को ऐसे मोहम्मद लिखा जाता था। तो यहाँ पे एस.टी. कोलरिज के व्यूज़ के बारे में बताया गया है कि वो उसका इस्लाम से, यानी मोहम्मद की ज़िंदगी से क्या रिलेटेड, क्या व्यूज़ थे। It's important to note that Coleridge's understanding of Islam and his portrayal of Muhammad were influenced by the prevailing Orientalist perspectives of his time, while were often based on limited knowledge and stereotypes. अब ये ऐसा टाइम था जहाँ पे मुसलमानों को इन्होंने सप्रेस रखा था। ठीक है, ये जो ईस्ट के लोग थे, इन्होंने मुसलमानों को सप्रेस रखा था। तो इनके व्यूज़ ऑब्वियसली इस्लाम से, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और मुसलमानों की ज़िंदगी पे इनके जो व्यूज़ थे वो हमेशा नेगेटिव रहते थे, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। सो सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि इनके स्टेरियोटाइप्स व्यूज़ थे। ठीक है, इनके पास लिमिटेड नॉलेज थी। लिमिटेड नॉलेज से मुराद ये है, जब आप किसी पे हुकूमत करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज, यानी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। बस आपको पता है कि मैं सुपीरियर हूँ और मैंने जो भी कहा है या जो कहता हूँ वो बिल्कुल सही है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सेम टू सेम एस.टी. कोलरिज भी यही कर रहे थे। एस.टी. कोलरिज ने भी यही कहा कि भाई जो मेरे व्यूज़ हैं, यानी जो मैं कहता हूँ वो क्या है, वो बिल्कुल सही है, चाहे वो मोहम्मद की ज़िंदगी से रिलेटेड हो या इस्लाम से रिलेटेड हो। खैर, आपको ईज़िली एग्जांपल से समझ आएगी। द फ्रेंड ये एक वर्क है एस.टी. कोलरिज का। यहाँ पे इसने वेरियस रिलीजियस और फिलोसफिकल टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जब इस्लाम की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, ही ओपन डिफेक्टेड मोहम्मद एज अ, लाइक हम कह सकते हैं कैरिस्मेटिक किसे कहते हैं? सबसे पहला वर्ड है डिफेक्ट। डिफेक्टेड किसे कहते हैं? डिफेक्टेड का मतलब है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देना। तो ही ओपन डिफेक्टेड, यानी ही ओपन डिस्क्राइब मोहम्मद एज अ कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक किसे कहते हैं? पोजेसिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू अट्रैक्ट, यानी इसका ये मानना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। हु वेल्डेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर हिज फॉलोअर्स। वेल्डेड का मतलब है काबू में रखना, हैंडल इफ़ेक्टिवली, कि वो अपने जो फॉलोअर्स थे उसको इफ़ेक्टिवली हैंडल करते थे। कॉलरिज पोर्ट्रेल ऑफ मोहम्मद लाइक मैनी ऑफ हिस। अब इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में, लेकिन ऑब्वियसली ये फैक्ट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लाइक उसकी जो ज़िंदगी है वो मशाल राह है, उसकी जो जितने भी सेइंग्स हैं उसमें ऑब्वियसली हमारे लिए लाइक कामयाबी भी है। अब उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड इसके ये जो व्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, कुछ वर्ड्स मेंशन हैं, तो इसको आप, यानी जो क्रिश्चियन होंगे, यानी जो उस टाइम के जो लोग थे,
वो नेगेटिव में लेके गए हैं। नेगेटिव से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि उसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने लोगों पे जो है एक काबू था। जैसे मैंने बताया ना, वेल्डेड का मतलब है काबू में रखना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था, उसने तो हमें कभी भी ये काबू में नहीं रखा, बल्कि हम फ्री थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी लोगों को तबलीग करते थे, इस्लाम की दावत देते थे। सो ये जो व्यूज़ इसने यहाँ पे अपने जो पर्सनल व्यूज़ रिप्रेजेंट किए हैं, उसकी मेन वजह क्या है? मैंने अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसकी वजह यही है क्योंकि उस वक्त ये ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिज़म का सिस्टम था। इट मीन्स जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो क्या करते थे? वो यही कहते थे कि भाई हमारे जो डोमिनेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती थी। सेम टू सेम कॉलरिज के पास भी लिमिटेड नॉलेज थी। किसके बारे में? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड। ये आपको आगे भी बताया जाएगा। Like many of his contemporaries was shaped by Western perceptions of the Prophet as a political and military figure। तो फिर ये कहता है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो एक पॉलिटिकल मिलिट्री फिगर थे। एड्स टू रिफ्लेक्शन, ये दूसरा एग्जांपल है। ये भी एड्स टू रिफ्लेक्शन इंक्लूडेड डिस्कशंस ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल फिलॉसफी। तो इसमें भी रिलीजियस और मॉरल फिलॉसफी को डिस्कस किया गया। इन हिज वर्क ही टच्ड अपॉन इस्लाम एंड द प्रॉफिट मोहम्मद, अगेन एम्फसाइजिंग द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ मोहम्मद लाइफ एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो इसमें अगेन इसने स्प्रेड ऑफ इस्लाम की बात की है, मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे में बताया है, पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्पेक्ट्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड वो बताया है। तीसरा जो वर्क है वो है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। Coleridge's lectures on Shakespeare occasionally continue reference to Islamic cultures and characters in Shakespearean works। तो इसमें अगेन फिर ये हालांकि शेक्सपियर के वर्क से, लेकिन इसमें अगेन ये इस्लाम को डिस्कस करता है। While discussing Shakespeare's plays Othello, he touched upon the character of the Moorish general। वहाँ पे एक करेक्टर है ओथेलो, तो वहाँ पे इस करेक्टर को इसने किसके साथ कंपेयर किया? किसको कह रहा है कि ये मॉरिश जनरल है। अब मॉरिश जनरल कौन थे? ये खुद एक मुस्लिम था। Coleridge's comments reflected the common Eurocentric views of his time regarding Islamic culture। It's important to recognize that Coleridge's understanding of Islam was shaped by the Orientalist lens prevalent in the 18th-19th century। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप लोगों ने गौर करना है। कहते हैं कि ये जो वर्क है, यानी जो आपको बताया गया है मोहम्मद की ज़िंदगी से रिलेटेड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड या इस्लाम से रिलेटेड, ये जस्ट 18th और 19th सेंचुरी में जब एस.टी. कॉलरेज यानी जो जैसे राइटर थे, जब वो ये शो करते थे कि भाई हमारी जो यानी जो डोमिनेंसी वो बिल्कुल सुपीरियर है, यानी हमारी जो डोमिनेंसी वो बिल्कुल सही है, और इनके जो व्यूज़ थे वो लिमिटेड होते थे। तो सेम टू सेम इधर भी यही चीज़ बताया जा रहा है कि इनका इस्लाम के बारे में जो एक शेप, यानी जो एक माइंड, जो इमेज बनी थी इनके माइंड में, वो लिमिटेड थी, वो वास्ट नहीं थी, क्योंकि इसके पास इतनी नॉलेज नहीं थी। विच ओपन पोर्ट्रेड इस्लाम एंड द प्रॉफिट मोहम्मद इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे यहाँ पे मेंशन है ये सेंटेंस कि इन्होंने इस्लाम को ऐसे ही पोर्ट्रे किया, ठीक है, और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। एम्फसाइजिंग द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, इन्होंने एम्फसाइज़ किया किस चीज़ पे? पॉलिटिकल और इस्लामी मिलिट्री हिस्ट्री पे। दिस व्यूज़ हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर द इनकरेसीज एंड वाइसेस। अब इसके वर्क्स यानी इसकी जो चीज़ें थी, इसने जो सेइंग, इनके जो सेइंग्स थे एस.टी. कॉलरेज के, उसको लोगों ने बायसेस के तौर पे भी लिया, उनको क्रिटिसाइज़ भी किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। Today scholars approach the study of Islam and its historical figures with a more nuanced and diverse perspective, seeking to understand the religion and its leaders in a broader and more accurate context। कहते हैं कि आजकल जो है, जो यानी इस्लामिक स्टडी है वो वास्ट हो चुकी है, और लोग इसके जो है लाइक इस पर सही रिसर्च करते हैं, मतलब एक एक्यूरेट कंटेक्स्ट में लेके चलते हैं। Coleridge's views on Islam should be viewed as a product of his time and historical context rather than as definitive or authoritative representation of Islamic culture। कहते हैं कि जो एस.टी. कॉलरेज के व्यूज़ तो वो उस वक्त कहते हैं, मतलब उसकी अपनी नॉलेज थी इस्लाम से रिलेटेड और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड। लेकिन आजकल जो है देखो, इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक कल्चर है, वो वास्ट है भाई, बहुत पुराना है, ठीक है, तो उसकी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको कभी भी रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब अगेन मैं यहाँ पे वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि एस.टी. कॉलरेज क्यों इस तरह कहते थे, यानी उसके जो व्यूज़ थे ओरिएंटलिस्ट व्यूज़ जो थे, उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि उस वक्त मुस्लिम जो थे किन के काबू में थे? ये हमारे जो क्या कहते हैं अंग्रेज़ जो थे उनके काबू में थे। तो इसलिए
इनके जो व्यूज़ थे इस्लाम के बारे में या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, एक पेसिमिस्टिक व्यूज़ होते थे, यानी नेगेटिव व्यूज़ होते थे, जिससे एसटी कॉलरेज के थे। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर से रिलेटेड, उन दोनों वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।